हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 1. ओके, आज हम अपना चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है जंतु एवं वनस्पति जगत. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका प्रस्तावना. सभी जीवधारियों के शरीर की रचना कोशिकाओं से बनी होती है. ठीक है, जंतु और वनस्पति मतलब पादप अनेक प्रकार के होते हैं. कुछ बहुत सरल और छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत बड़े और जटिल संरचना वाले होते हैं. हम प्रतिदिन अपनी परिवेश में अनेक जंतुओं और पादपों को देखते हैं. इनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है. ठीक है, मतलब अलग अलग बहुत सारी टिश्यूज से मिलकर बना होता है. कुछ जीव एको कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, क्लेमाइडोनास, ईस्ट आदि. एक कोशिकीय शरीर में ही सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन तथा प्रजनन आदि कार्य संपन्न होते हैं. बहुकोशिकाएं मतलब जो आपका एक कोशिकाएं है जिसमें एक सेल होते हैं और बहुकोशिकाएं जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं. बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर अलग अलग कोशिकाओं के संगठन से बनता है. संरचना एवं कार्य में एक समान कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक बनाती हैं. नेक्स्ट है, जंतुओं में मांसपेशियां, रक्त, त्वचा तथा हड्डियां उत्तक के उदाहरणार्थ. ये सब क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है. इनके द्वारा जंतुओं में सुरक्षा, भोजन संग्रह, परिवहन तथा जन आदि का कार्य संपन्न होता है. अनेक उत्तक समूह मिलकर अंग बनाते हैं जैसे त्वचा, हड्डी, पेशी तथा अन्य उत्तक मिलकर हाथ बनाते हैं. आंख, कान, नाक, आमाशय, यकृत आदि शरीर के विभिन्न अंग होते हैं. आंख देखने के का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं. इसी तरह आमाशय द्वारा भोजन का पाचन, यकृत द्वारा पित्त का स्वरण तथा वृक्क द्वारा रक्त को छानकर मूत्र निर्माण का कार्य किया जाता है. पादपों में जड़, तना, पत्तियां तथा पुष्प अलग अलग अंग होते हैं. जड़ पादप को मिट्टी में स्थिर रखते हैं और घुलनशील लवण तथा जल का अवशोषण करते हैं और पत्तियां प्रकाश संश्लेषित द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं. पुष्पों द्वारा प्रजनन कार्य संपन्न होता है. ओके, जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य पूरा होता है. इस प्रकार जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग निश्चित अंग होते हैं. प्रत्येक अंग की संरचना भी विभिन्न विभिन्न होती है. मानव शरीर के भिन्न अंग भी अलग अलग कार्य करते हैं. किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए एक से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं. ठीक है, जंतुओं में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, तांत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र आदि होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं. पाचन तंत्र द्वारा भोजन का पाचन होता है. श्वसन तंत्र द्वारा सांस लेने और छोड़ने की क्रिया संपन्न होती है. ठीक है, जो आप ब्रीथिंग करते हैं. तभी तंत्र आपस में सुव्यवस्थित ढंग से जुड़कर जीव का शरीर बनाते हैं. इसी प्रकार पादपों में भी अंगों के संगठन से अंग तंत्र बनते हैं. जैसे जड़ तंत्र तथा प्ररोह तंत्र दोनों मिलकर एक पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं. शरीर की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं. जैसे यदि दांत में दर्द या मसूड़ों में सूजन हो तो हमें भोजन को चबाने में कठिनाई होती है. चबाने से भोजन के छोटे छोटे कण हो जाते हैं. भोजन के छोटे छोटे कणों में लार ठीक प्रकार से मिल पाती है. लार के मिलने से भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होता है. जब आप खाना खाते हैं तो उसमें लार आती है ना, जिससे आपका खाना सही प्रकार से पचता है. जीव शरीर की इकाई एक कोशिका है. प्रत्येक कोशिका में समस्त जैविक कार्य संपन्न होते हैं. समान कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक बनाती हैं. उत्तक समूह संगठित होकर अंग बनाते हैं. प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करते हैं. अंगों के संगठित से अंग तंत्र बनता है. अंग तंत्रों के संगठन से जीव का शरीर बनता है. अंगों के नष्ट हो जाने पर जैविक क्रिया प्रभावित होता है. ठीक है, जो जैविक कार्य होता है वो प्रभावित होता है. नेक्स्ट है पादप के विभिन्न अंगों के कार्य तथा उनका रूपांतरण. जड़ तथा उनके कार्य. देखिए, 4 कांच के गिलास, बीकर या पारदर्शी प्लास्टिक के छोटे डिब्बे लेते हैं.
प्रत्येक के अंदर सोखता कागज लगाते हैं, खाली स्थान को रुई से भर देते हैं तथा सोखता कागज और गिलास डिब्बों की दीवार के बीच के स्थान में चिमटी की सहायता से अलग अलग डिब्बों में मटर, चना, गेहूं, जौ, सेम अथवा मक्का के बीज को रखते हैं। रुई को इतना भिगोते हैं कि सोखता कागज और रुई सूखने ना पाए। बीजों का प्रतिदिन अवलोकन करते हैं तथा चित्र बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के डिब्बे लेने, उसमें आधों में रुई भरनी है, कागज भरने हैं। ठीक है, प्रत्येक के अंकुरण में समानताएं देखते हैं। अब हम देखेंगे कि चने और सेम के बीज का मूलांकुर तो निरंतर सीधा भूमि की ओर बढ़ता है, जबकि गेहूं तथा जौ अथवा मक्के के बीज के मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वहीं से अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। चने और सेम की जड़ें मूसलाजड़ तथा गेहूं, जौ की जड़ें अपस्थनिक जड़ कहलाती है। ठीक है, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहला मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़। ठीक है, पहला हम देखते हैं जड़ तंत्र। ओके, सबसे पहले चित्र का ध्यान से अवलोकन करते हैं। मूसला जड़ का निर्माण मूलांकुर की वृद्धि से होता है। बीज के मूलांकुर से सीधा भूमि में घंस कर बनने वाली मोटी जड़ को मुख्य जड़ तथा प्राथमिक मूल कहते हैं। मुख्य जड़ से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को द्वितीयक जड़ें कहते हैं तथा इनसे निकलने वाली छोटी छोटी प्रकाशाओं को मूलिकाएं तथा या फिर आप तृतीयक जड़ कहते हैं। ये जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से सीधा खड़ा रखती हैं। अंकुरित बीजों की जड़ों के अंतिम सिरों को आवधर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तथा चित्र से मिलना जो आप चित्र होता है उससे मिलान करते हैं। ठीक है, मूलिका के अंतिम सिरे पर एक कोमल टोपीनुमा आवरण स्पष्ट दिखाई देता है, इसे मूलगोप कहते हैं। ओके, यह जड़ के बढ़ते हुए भाग को मिट्टी की रगड़ से बचाता है। मूलगोप से कुछ दूरी पर महीन बालनुमा रेशों का समूह होता है, इन्हें मूल रूप कहते हैं। ठीक है, मूल रूप मिट्टी से खनिज, लवण और जल का अवशोषण करते हैं। ओके, मूल रोम तथा मूलगोप की संरचना जलीय पौधे जो आपके पौधे जल में रहते हैं जैसे कि सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि में भ्रमण के दौरान स्वयं देखते हैं। मूलगोप तथा मूलरोम के बीच का भाग निरंतर बढ़ता रहता है। दोनों का जो दोनों अलग अलग हैं, इनका दोनों का पार्ट जो है बढ़ता रहता है, जिसे जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। जड़ों के इस भाग को दीर्घकरण या वृद्धिकरण प्रदेश कहते हैं। मूसला जड़ तंत्र का निर्माण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ों के द्वारा होता है। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ें मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तना तथा उनके कार्य। तना क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं। प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र क्या है, बीज के प्रांकुर वाले भाग से बना तथा भूमि के ऊपर वृद्धि करने वाला भरा भाग प्रोह होता है। प्रोह के समस्त अंग जैसे तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल मिलकर प्रोह तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तना पादप के प्रोह का सबसे बड़ा जो तना होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर शाख, झाड़ी और वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, जैसे गन्ना, मक्का तथा बांस में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ओके, आपने आसपास के शाख, झाड़ी और वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, आम, नीम, गुड़हल, करौंदा, सरसों, मक्का, गन्ना, बांस आदि को अनेक प्रकार देखा होगा। इनका ध्यान से अवलोकन करते हैं। चित्र की सहायता से इनके प्रत्येक अंग को पहचानते हैं। इनके तने भी छूकर देखते हैं, जिससे हमें अनुभव होता है कि कुछ तनों की सतह खुरदरी तथा कुछ की रोमयुक्त है। कुछ तने गोल हैं, कुछ कोनिक तथा कुछ खोखले हैं। सर्वप्रथम कांच की दो बोतलें हम लेंगे। एक बोतल में उसकी गर्दन तक जल भरते हैं, दूसरी बोतल को खाली रखें। आप एक ही पौधे की समान
स्वस्थ शाखाएं लेकर जल में रखते हैं। लगभग 6 घंटे बाद अवलोकन करते हैं। अब हम देखते हैं कि पानी वाली बोतल की शाखा हरी भरी है, जबकि खाली बोतल की शाखा मुरझा जाती है। ठीक है, जिसमें पानी होगा वो हरी भरी रहेगी, ठीक है, और जिसमें पानी नहीं होगा वो क्या होगा, सूख जाएगी। स्पष्ट है कि पेड़ पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचने की निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है तनों में पतली पतली नलियां होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। इनके द्वारा जड़ों से जो आपकी पत्तियां तक जल का संवहन होता है। ठीक है, तना, तना क्या होता है, पत्तियों, फूल, फल और शाखाओं को लगने का स्थान देता है तथा सबका आपस में संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। ओके, तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। तने में पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पत्ती तथा उनके कार्य। अब पत्ती क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। पत्ती पादप का वह महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ये प्राय हरे रंग की होती है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। तने पर पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे पर्णधार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच ढलनुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत नहीं होता है, जैसे मक्का, गेहूं, धान तथा दूब घास आदि। परिवेश का भ्रमण करते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे हैं, जैसे गुड़हल, पीपल, कनेर, गेंदा, कंचार, कचनार आदि। इनकी पत्तियों को शाखा सहित संग्रहित करते हैं। ठीक है, चित्र में पत्ती के नामांकित भागों का इन पत्तियों में ध्यान से अध्ययन करते हैं। प्रत्येक को देखकर अथवा रखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्र बनाते हैं। प्रत्येक पत्ती के अंगों को चित्र की भांति नामांकित करते हैं। पत्तियों की समानता असमानता को अंकित करते हैं। क्या सिमिलर है, क्या अलग है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है पत्ती के मुख्य 3 भाग हैं। जो आपकी पत्तियां होती हैं उनके मोस्टली 3 भाग होते हैं। ठीक है, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। प्रत्येक पादप की पत्तियां आकार, आकृति तथा संरचना में भिन्न भिन्न होती हैं। पत्तियों की आकृति से पेड़ पौधों को पहचानने में सहायता मिलती है। हम किसी पत्ती को देखते हैं, सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है। चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परिवर्तन होता है। ठीक है, निचली सतह पर खुरदरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। शिराओं की उपस्थिति से जो आपका पूरा पर्णफलक खुला रहता है। पत्ती की सतह पर असंख्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। शिराओं का जाल बने हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा संश्लेषण। भूमंडल के समस्त जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पदार्थ हैं। पत्तियां, जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करती है। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन मंडल के रूप में बनता है। अतिरिक्त मंड पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, जड़ आदि में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है CO2 प्लस H2O। ये आपको क्या देती है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और O2 मतलब ऑक्सीजन। चित्र के अनुसार हम उपकरण को व्यवस्थित करते हैं। ध्यान से देखिए कि पानी से भरी परखनली में हवा के बुलबुले न प्रवेश कर सकें, अर्थात परखनली पूरी पानी से भर देते हैं। पूरा उपकरण धूप में रखते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ये सारा उपकरण होना है। ओके,
कुछ समय बाद इसका अवलोकन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जलीय पौधों से गैस के बुलबुले निकलकर परखनली की पैंदी में जमा हो रहे हैं। फलस्वरूप पानी का तल नीचे की ओर खिसक रहा है। अब परखनली के मुंह को अंगूठों से बंद करके बीकर से बाहर निकालते हैं। जलती हुई तिल्ली को परखनली के पास लाते हैं और परखनली का मुंह खोलते हैं। अब हम देखते हैं कि तिल्ली की लो तेज हो जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है। हरी पत्तियां तथा पौधों के अन्य हरे भाग सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में पर्णरंध्रों की सहायता से संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा मंड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हरे पादप करते हैं। मंड विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्रोटीन वसा में बदल जाता है, जिसे समस्त जीवधारी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पादप दिन में वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। यही ऑक्सीजन जंतु श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। वातावरण शुद्ध होने के लिए पृथ्वी पर कम से कम 33% वन होना चाहिए, लेकिन वनों की संख्या घटकर हमारे यहाँ 17% रह गई है। इसके लिए हमें सजग होना चाहिए और इनकी रक्षा की जानी चाहिए। पेड़ पौधों से लकड़ी व काष्ठ कोयला प्राप्त होता है। करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे तथा जंतु दबकर पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में बदल गए हैं, जो आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन चुके हैं। ठीक है। पेड़ पौधों से अनेक औद्योगिक महत्व की वस्तुएं जैसे रबड़, रुई, कत्था, गोंद प्राप्त होती है। आपको पता है जब पेड़ हमारे दब गए थे तो आज के टाइम के हमारी यूजफुल चीजें हमें उन्हीं दबे हुए पेड़ों से मिलती हैं। पुष्प तथा उनके कार्य। पादप का सबसे आकर्षक तथा महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ये पादप के तने तथा शाखाओं से अलग होते हैं। तना रूपांतरित होकर पुष्प बन जाता है, जैसे गुलाब। चित्र में पुष्प के विभिन्न अंगों को दर्शाया गया है। परिवेश में उपलब्ध एक खिले हुए पुष्प को डंठल सहित तोड़कर लाएं। पुष्प के विभिन्न अंगों बहादल, ठीक है, पुंकेसर तथा स्त्री केसर का अवलोकन करते हैं। अपने अभ्यास पुस्तिका में इसका चित्र बनाकर नामांकन करते हैं। यह आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है। पुष्प के विभिन्न भागों का कार्य। सबसे पहले बाह्यदल। ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। फिर आता है दल। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। सामान्यतः से यह रंगीन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के दल की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। फिर है आपका पुंकेसर। पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को आप क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में पुतंतु का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं। इन्हें पराग कण कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इनके तने 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिक्र कहते हैं। ठीक है। पुष्प का पादप के लिए क्या महत्व है? अब इसका महत्व क्या है? पुष्प पौधों का जन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य। अब कैसे कार्य है? प्रजनन कार्य क्या होता है? प्रजनन कार्य 2 भागों में संपन्न होता है। ठीक है, परागण और निषेचन। पुष्प के पुंकेसर का परागण स्त्री केसर के वर्तिकार्ग तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है। परागकण के वर्तिकाग्र तथा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है।
स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण में किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसे जाति के किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है। परागण के भिन्न भिन्न साधन हैं, जैसे वायु, जल, कीट तथा मनुष्य आदि। ओके। परागण के द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र नम एवं चिपचिपे होने के कारण परागकणों को चिपका लेते हैं। यहाँ पर परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागकण की पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय में बीजाणु पाए जाते हैं, जिनमें मादा युग्म सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। परागण के नर केंद्रीय तथा बीजांड के मादा केंद्रिक मादा युग्म आपस में संयोग करते हैं। इस क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। संयोग के बाद बनी नई रचना का विकास होता है। बीजांडीय बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। पुष्प के नर युग्म तथा मादा युग्मक के संयोग की क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। ठीक है। निषेचन के बाद बनी संरचना युग्मनज होती है। ठीक है। युग्मनज एक कोशिकाएं रचना है। यह विभाजित होकर बहुकोशिकाएं भ्रूण बनाता है। भ्रूण बीज में मुक्त अवस्था में होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर जो बीज है वो अंकुरित होकर नन्हे पौधों को जन्म देता है। ठीक है। पौधों में विभिन्न अंगों का रूपांतरण। अब अलग अलग रंगों के जो फूल होते हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है, चलिए। भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न पर्यावरण में रहते हैं। कभी कभी एक ही जाति के पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़ता है। पौधों के अंग विश्व परिस्थितियों के अनुकूल तरह तरह के रूपांतरित हो जाते हैं, जो बाद में उनकी स्थायी लक्षण बन जाते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से पौधों के अंग अधोलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में बनाए गए अतिरिक्त भोज्य पदार्थों के संचय के लिए अदरक, हल्दी और अरवी होते हैं। तना अधिक भारी लंबे होने की स्थिति में मुख्य तने को सहारा देने के लिए बरगद, मक्का और बांस होते हैं। तना कमजोर होने की स्थिति में पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हेतु आरोहण के लिए तोरई, लौकी और सेम होते हैं। अलग अलग अंकों से हो रही वाष्पीकरण की क्रियाओं को कम करने अथवा रोकने के लिए नागफनी, एस्पेरगस होते हैं। फिर है भोजन एकत्रीकरण के लिए रूपांतरण। जड़ों में भोजन का एकत्रीकरण। अपने घर या विद्यालय के उद्यान में गाजर, मूली तथा चुकंदर के बीज बोते हैं। एक माह बाद इनके अंकुरण से बने मूल तंत्र का अध्ययन करते हैं। इन पौधों को कक्षा में लाते हैं। इनकी जड़ों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इनकी प्राथमिक मूल में परिवर्तन देखते हैं। ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक मूल के रूपांतरण हैं। इन जड़ों के आकार को ध्यान से देखते हैं कि गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती हैं। इस रूप को शंकु रूप कहते हैं। क्या बोल? शंकु रूप। मूली की जड़ें ऊपर तथा नीचे दोनों ही और पतली हो जाती हैं, इसे तकरू रूप कहते हैं। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं, इसे कुंभी रूप कहते हैं। ठीक है। तो ये इनको अलग अलग रूपों से हम जानते हैं। आगे आता है, मैदान में लगी पुरानी घास को खुरपी से गहराई तक खोदकर पूरा उखाड़ देते हैं। इसकी जड़ों के फूले भाग का अवलोकन करते हैं। ठीक है। डहलिया और शकरकंद की जड़ें एकत्रित करते हैं। घास, गाजर, शलजम, शकरकंद की जड़ों के भाग भोजन एकत्रित होने से फूल कर कंद में बदल गए हैं। ये एस्थेनिक जड़ों के रूपांतरण हैं। ठीक है। मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद आदि की जड़ें हम खाते हैं, जिनमें इनकी पत्तियों द्वारा बनाया भोजन इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोजन का उपयोग करते हैं। भोजन एकत्रीकरण के कारण मूसला जड़ें विभिन्न आकार में फूल जाती हैं, जैसे तकरू रूप, शंकु रूप और कुंभी रूप। भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थनिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। ठीक है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपना आधार पोषक
पौधों से लेता है। सिंघाड़े की जड़ें पानी की सतह के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं, जो कभी कभी भोजन निर्माण की क्रिया करती हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषी जड़ें कहते हैं। ठीक है। ऑर्किड की जड़ें हवा में लटक कर अपना स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायवीय या फिर आपका आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। ठीक है। समुद्र के किनारे दलदली तथा लवणीय जल में उगने वाली मैंग्रोव पौधों की जड़ें, जो आपकी मैंग्रोव पौधों की जड़ें हैं, खूंटों के रूप में भूमि के ऊपर निकल आती हैं। वायु की नमी तथा श्वसन आदि के लिए आवश्यक गैसें छोटे छोटे छिद्रों से अवशोषित करती हैं। इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है। सागौन तथा शीशम के वृक्ष की जड़ें कायकीय प्रजनन द्वारा भी नए नए पादप को जन्म देती हैं। इन्हें जन जड़ें कहते हैं। गन्ना, बरगद, केवड़ा, मक्का, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। ठीक है। तनों में भोजन का एकत्रीकरण, अब किस तरह से इनका एकत्रीकरण होता है। सबसे पहले एक आलू, अदरक और अरवी को लाते हैं। चित्र 8 से मिलाते हुए इनका अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि आलू में भोजन एकत्रित होता है। इसे स्तंभ कंद कहते हैं। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के तने के सिरे फूल जाते हैं और भूमिगत हो जाते हैं। इसी तरह अदरक तथा अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी तनों के भूमिगत रूपांतरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरोहण के लिए रूपांतरण। अब आरोहण के लिए हम रूपांतरण कैसे करेंगे। सभी पादप मजबूत तने वाले नहीं होते हैं। कुछ पौधे कमजोर तने वाले भी होते हैं, जैसे कद्दू, लौकी और तोरी, जिनका तना बहुत कमजोर होता है। कमजोर तने से पतली पतली घागेनुमा संरचनाएं निकल आती हैं। इन्हें प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर, मटर और आदि। ठीक है। नेक्स्ट है जल हानि रोकने के लिए रूपांतरण। विद्यालय के परस्पर में उपलब्ध किसी पादप की पत्ती युक्त शाखा अथवा गमले में लगे पौधे की पत्ती युक्त शाखा को पॉलिथीन बैग में रखकर चित्रानुसार बांध देते हैं। ठीक है। 2 दिन बाद पॉलिथीन बैग का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि पॉलिथीन बैग में जल इकट्ठा हो गया है। यह जल पौधों की पत्तियों से आता है। पादप भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हैं। इसकी पत्ती से जलवाष्प निकलती है और इस क्रिया को वाष्पोजन कहते हैं। इस प्रकार पौधों से जलहानि होती है। ठीक है। इस जलहानि को रोकने के लिए कुछ पौधों के अंगों में रूपांतरण हो जाता है, जैसे नागफनी, कैक्टस आदि। इस प्रकार के पौधे अधिकतर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहां की भूमि में जल की कमी होती है। इन्हें मरुद्विभीग पौधे भी कहते हैं आप। ठीक है। मतलब इन पौधों का आपका अलग अलग नाम होता है। ठीक है। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग नाम होता है। चलिए, जल हानि रोकने के लिए इन पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तने चपटे होकर पत्तियों का रूप ले लेते हैं, जैसे नागफनी। कुछ पौधों में पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में बदल जाती हैं, जैसे आकार में छोटी, मोरपंखी, सतावर तथा सुईनुमा चीड़ आदि। ओके। तो ये हमारे क्या थे, अलग अलग पेड़ थे। जो हमारे पौधे अलग अलग जगहों पर होते हैं, उनको हम किस किस नामों से जानते हैं। ठीक है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र। पौधों में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ और झगड़ा जड़। पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। प्राणाधार, प्राणवृंत और पर्णफलक। पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जड़ें पौधों का मुख्य भाग होती हैं, जो मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों के अन्य भागों तक
पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है और आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.